Disclaimer: most of the stories on this channel are fictional, while some are modified. I don't have any intention to hurt any religion or personal sentiments. If the names of the character matches with you, so it may be a mere coincidence. Some information are collected from internet sources, so it may not depict exact truth. So please enjoy the video. धारावाहिक: इस चैनल से जुड़ी सभी कहानियां काल्पनिक है। हमारी कहानियों का उद्देश्य किसी भी जाति या व्यक्ति के निजी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, अथवा इस कहानी में जुड़े कोई भी पात्र का नाम अगर आपसे मिलता जुलता हो तो सिर्फ एक संयोग जानकारियां इंटरनेट से प्राप्त की गई है। यह 100% सत्य है, इसका कोई आश्वासन नहीं। तो कृपया करके वीडियो का आनंद लें। आज की स्टोरी कोरोना स्पेशल है, इसके लिए इसे अभी लाइक कर दें। तारीख 26 मार्च 2020, शाम के करीबन 7 बज रहे थे। तभी आकृति जी को मुंबई ईस्ट के कोविड अस्पताल से एक फोन कॉल आता है, जिसमें डॉक्टर सुषमा पाटिल कहती हैं कि आपके पति मिस्टर सत्येंद्र सिंह जी को कोरोना वायरस हुआ है। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, साथ ही आपको भी उनके लिए प्रार्थना करनी होगी कि वे जल्दी ही ठीक हो जाएं। हम आपको उनकी हर एक रिपोर्ट जल्दी ही समय समय पर पहुंचाते रहेंगे। आप अपना और अपने बेटे का ख्याल रखें। 15 दिन पहले की ही बात है। सत्येंद्र नौकरी की खोज में दर दर भटक रहा था। सौभाग्यवश उसे मुंबई की एक मशीनरी फैक्ट्री में जॉब मिल गई। वो अपनी सारी तैयारियां कर चुका था। अपने सफर के एक दिन पहले सत्येंद्र अपने परिवार के साथ गप्पे लड़ा रहा था। बातों बातों में सत्येंद्र ने एक शायरी कही, जिंदगी और मौत से मैं अनजान हूँ, बस इतना ही पता है कि मैं 4 दिनों का मेहमान हूँ। सुकून मुझे इसी से मिलेगा कि किसी उदास चेहरे पर हंसी की कली आ जाए। अगर मैं नहीं तो मेरा परिवार ही किसी दिन मेरे देश के लिए काम आ जाए। अगले दिन भोर में ही सत्येंद्र मुंबई के लिए रवाना हो गया। बेचारा सत्येंद्र, वो एक मध्यम वर्गीय यानी मिडिल क्लास सोसाइटी का आदमी था। उसके पास कहाँ इतने पैसे कि एक किराए का मकान भी खरीद सके। इसी कारण की वजह से वो अपने एक परिचित मित्र के घर पे रह रहा था। अगले दिन ही सत्येंद्र अपने कारखाने में काम के लिए जुट गया था। सत्येंद्र की मेहनत और अपने कार्य के प्रति उत्साह जैसे गुणों के बलबूते सत्येंद्र ने अपने मालिक का विश्वास और दिल दोनों जीत लिया था। इस समय मुंबई में धीरे धीरे कोरोना का कहर फैलता जा रहा था। आकृति को जब यह बात पता चली तब उसने सत्येंद्र को वापस घर आने के लिए कहा। सत्येंद्र ने हंसते हुए बात टाली और कहा, पगली, अभी तो आया हूँ, तेरे लिए बिना बम्बईया साड़ी लिए कैसे लौटूंगा। आकृति ने भी मायूसी भरी हंसी देते हुए कहा, ठीक है, लेकिन अपना ख्याल रखना। ऐसे ही रोज इनकी बातें चलती रहती थी। हर दिन ठीक 4 बजे सत्येंद्र अपने काम से लौटकर आकृति का हालचाल लेने के लिए उसे फोन करता, लेकिन आज करीबन 5 बज गए थे। अब तक मोबाइल में कोई भी घंटी नहीं बजी थी। आकृति के मन में एक चिंता का कोहरा छाने लगा। वो बार बार सत्येंद्र को फोन लगा रही थी, पर नेटवर्क अनअवेलेबल दिखा रहा था। आखिर 6 बज गए, लेकिन अब तक कोई भी फोन कॉल नहीं। अब आकृति के पास प्रतीक्षा करने के सिवा और कोई पर्याय उपलब्ध नहीं था। देखते ही देखते अब 7 बज गए थे। अब आकृति ने फोन छोड़ दिया और मायूस होकर अपने काम करने ही जा रही थी कि तभी फोन बज उठता है। आकृति सोचती है कि ये सत्येंद्र का फोन कॉल होगा। इस वजह से वो जल्दी से झपटती है अपने फोन की तरफ, और जैसे ही फोन उठाती है तो दूसरी तरफ से आवाज आती है, हेलो, मैं डॉक्टर सुषमा पाटिल मुंबई ईस्ट के कोविड हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ। आकृति जी, हमें ये बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि आपके पति मिस्टर सत्येंद्र सिंह जी को कोरोना वायरस हो गया है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाए। आप भी उनके लिए प्रार्थना करें। हम उनकी रिपोर्ट्स आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप टेंशन ना लें, पूरा देश उनके साथ खड़ा है। सत्येंद्र जी आपके लिए कुछ कह रहे थे, मैं नहीं तो मेरा परिवार देश काम आए। आप अपना और अपने बेटे का ख्याल रखें। धन्यवाद। ठीक है, आकृति ने अपने दबे स्वर में बस इतना ही जवाब दिया। अब आकृति के कानों में सत्येंद्र की शायरी की वही 4 पंक्तियां बार बार गूंज रही थी। आकृति ने सत्येंद्र के मन की आंतरिक तमन्ना को भांप लिया था। वो जान चुकी थी कि सत्येंद्र यही चाहता है कि भले आज मैं इस कोरोना से जूझ रहा हूँ, पर यही है सही मौका
जब मेरा परिवार मेरे देश के लिए काम आ सकता है। आकृति बहुत कंफ्यूज थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अपने देश की मदद किस प्रकार करे, अपने समाज में एक परिणामकारी, एक प्रभावकारी बदल कैसे लाए। उसी समय आकृति का बेटा स्वप्निल टीवी पे कुछ कार्टून देख रहा था। उस दरमियान एक ऐड आता है। नमस्कार, आज हमारे देश में कोरोना पीड़ितों की संख्या ऊंचाई छू रही है। आखिर कब तक हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? हमें इससे लड़ना है और आगे भी बढ़ना है। इसके लिए सतर्कता बरतनी जरूरी है। लॉकडाउन की वजह से मास्क मिलना मुश्किल है, तो सभी से यही अनुरोध है कि अपना मास्क स्वयं बनाएं और इस लड़ाई में देश का कंधा मिलाएं। धन्यवाद। इस ऐड को देखते ही आकृति के दिमाग की बत्ती जल उठी। आकृति थोड़ा बहुत सिलाई बुनाई का काम जानती थी, इसलिए उसने घर की सारी पुरानी चिंदियां इकट्ठा की और उनसे नए नए मास्क बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप हर एक मास्क पिछले वाले से बहुत बेहतर बन रहा था। आकृति ने रात भर सिलाई की और एक रात में ही उसने 250 से भी ज्यादा मास्क बना लिए। अगले ही दिन आकृति ने ये सारे मास्क स्वप्निल के साथ अपने मोहल्ले में घर घर जाके बिना पैसे लिए बांट दिए। आकृति जब मास्क बांट रही थी तब उससे एक दादाजी ने पूछा, तेरे पति के सर पे तो पहले से इतना बड़ा संकट मंडरा रहा है, ऊपर से तू इतनी असहाय होने के बावजूद हमें बचाने के लिए क्यों आगे आ रही है? इस बात पर आकृति ने एक सुंदर सा जवाब दिया, आज पूरा देश मेरे पति को बचा रहा है, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना अपने देश को बचाने का। सही तो कहा आकृति ने। देश आज आपके लिए खड़ा है। पुलिस फोर्सेस, मेडिकल फोर्सेस और वो सभी लोग जो लॉकडाउन में भी अपनों को छोड़ के आपकी सुरक्षा के लिए खड़े हैं, तो उनके प्रति भी आपका कुछ कर्तव्य होना चाहिए। मैं आपको रात भर में 250 मास्क बनाने या दान पुण्य करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। सभी की तरह मैं भी आपको यही कह रहा हूँ, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। श्रोताओं, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करके अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर देना। स्टोरी के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना मत भूलिएगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे अलग अलग सोशल पेजेस के लिंक्स को फॉलो कर दीजिए। अगर आपके पास भी ऐसी कोई रोचक कहानी हो तो प्लीज हमें इस ईमेल आईडी पे शेयर कर दीजिएगा। हम ट्राई करेंगे कि अगली स्टोरी आपकी ही होगी। अपना मूल्यवान समय हमें देने के लिए धन्यवाद।